नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो CUET का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से पेपर आएंगे और उसका मॉडल पेपर यहाँ पे हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारी जो है ये टेक्स्ट बुक की है, हमने टेक्स्ट बुक की साइट पे हमने यहाँ पे खोला है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की साइट पर क्या है कि आपको सारे सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। इसका PDF भी आपको, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो उससे वहाँ पे डायरेक्टली आप वहाँ पे डाउनलोड करके अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे किस यूनिवर्सिटी के लिए है, हालांकि हम यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ही पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे एक बार देखेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो CUET का बेसिकली हमारा जो है CUET का सिलेबस है। तो हम एक बार यहाँ पे CUET पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो CUET का हमारा डेस्कटॉप यहाँ पे सामने खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जितने भी सिलेबस हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे बायोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, और इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का है, बुक एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब ये भी जैसे मान लीजिए कि मुझे जानना है कि मुझे हिस्ट्री का सेगमेंट मुझे करना है इस बार। ठीक है, तो इस बार हम यहाँ पे हिस्ट्री का सेगमेंट लेंगे, तो आप यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ज्योग्राफी के नीचे पॉलिटिकल हिस्ट्री भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। हिस्ट्री जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस प्रोग्राम के लिए है, किसके लिए चीज़ें, ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। जैसे कि इसमें बताया गया आपको साफ तरीके से कि यहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री इज़ द वन ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी 27 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका ये हिस्ट्री भी है। इसमें आपको जो है यहाँ बताया गया है कि 45 मिनट आपको हिस्ट्री के लिए दिए जाएंगे। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, CUET के एग्ज़ाम में। अब हम यहाँ पे ये एग्ज़ाम किसके लिए है बेसिकली हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए इसका सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस क्या हमारा पहला है, CUET हिस्ट्री सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक हमारा है, यूनिट है द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी, हड़प्पा आर्कियोलॉजी के बारे में बताया गया है, पहला हमारा है। दूसरा क्या है यूनिट, दूसरा यूनिट है इसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इनक्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। ठीक, तीसरा हमारा यूनिट का होगा सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता, एंड फोर्थ यूनिट हमारा है हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म, सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेबस को, क्योंकि हम इसके बाद लगातार पढ़ेंगे ही। इसके बाद हमारा पांचवा क्या है हमारा, तो इसमें पांचवा हमारा है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स, एंड सिक्स द यूनिट हमारा है रिलीजियस हिस्ट्री द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सातवीं यूनिट हम आर्कियोलॉजिकल हम्पी की गुफा जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और आठवीं यूनिट में हम एग्रियन रिलेशंस द आईने अकबरी के बारे में हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है CUET का एग्ज़ाम का जो CUET ने अपने ऑफिशियल साइट पे ये सिलेबस दे रखा है, तो इसी हम सिलेबस को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है 11वां है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही में 12 में जो है कॉलोनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। 13 हम जो है महात्मा गांधी और उनके विचारों को पढ़ेंगे। पार्टीशन और ओलर सोर्सेस, पार्टीशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और 15 हमारा लास्ट जो होगा वो होगा द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे होंगे उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। अब किस यूनिवर्सिटी के लिए है, कौन कौन से सिलेबस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना जरूरी है। देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये तो बनारस अगर यूनिवर्सिटी से आप देना चाहते हैं BA का तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी अगर BA देना चाहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही मैं बात करूं तो झारखंड के लिए भी, कर्नाटका लिए, उसके हम लिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। जामिया इस्लामिक अगर आप हैं यहाँ पे कोई तो BA उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी सिलेबस जो है कॉमन है इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे इलाहाबाद के लिए, तो इलाहाबाद जिसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अगर आप BA की पेपर आपने भरा है तो ये हिस्ट्री का सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी BA ऑनर जो करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके साथ ही में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी हो गई जिसके लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि एलिजिबिलिटी दी गई है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, तो इसमें हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम अपने टेस्ट सीरीज पे चलेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज है हमारी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ पे आप दे सकते हैं खुद से भी, लेकिन हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे किस प्रकार से प्रश्न हमारे आते हैं। और यहाँ पे हम 50 प्रश्न तो डिस्कशन करेंगे ही,
लेकिन उसके अंतर्गत हमें यहाँ पे कई चीज़ें उससे रिलेटेड जो हैं उसको भी हम यहाँ पे देखने चलेंगे, इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक को यहाँ पे चुना है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप फुल टेस्ट देना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं या फिर आप किस तरीके से देना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए फुल टेस्ट देना है, ठीक है। फुल टेस्ट में हम यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक हो चुका है सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। सॉल्यूशंस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने खुल के आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जो जीवन इतिहास है उसको किस नाम से जाना जाता है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचिए, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। जातक कथालु, त्रिपिटक, बुद्धचरित या फिर धम्मसूत्र, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बुद्धचरित, ठीक है। तो बुद्धचरित इसका आंसर जो सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को किस नाम जाना जाता है, तो बुद्धचरित के नाम से जाना जाता है। आइए इस रिलेटेड कुछ यहाँ पे तथ्य भी जान लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आपके आने की संभावना है, ठीक है। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज तो देख ही रहे हैं, टॉपिक से बाहर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज ही दिया गया है। गौतम बुद्ध का जो जीवन इतिहास है वो बुद्धचरित के नाम से जाना जाता है, जिसे अश्वघोष ने लिखा था। बुद्धचरित को किसने लिखा था, अश्वघोष ने। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। इसे बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। वहीं अगर बात करें कि जातक कथालु मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित भारत के मूल साहित्य का एक विशाल निकाय है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए पारंपरिक शब्द है, जो बौद्ध शिक्षाओं का एक संग्रह है, जो थेरवाद बौद्ध दर्शन की नींव है। पहली चीज़ हमने क्या कर रखी कि बुद्धचरित किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि त्रिपिटक बौद्ध जो है धर्म ग्रंथ के लिए पारंपरिक शब्द है, जिसमें क्या बताया गया है, एक ऐसा संग्रह है जिसमें थेरवाद बौद्ध दर्शन की नींव रखी है, ठीक। धम्म अर्थात जिसे हम धर्म कहते हैं, एक अवधारणा है जिसे आमतौर पर बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में जाना जाता है। कई लोगों को उनके जीवन के भीतर अर्थ और समझ प्रदान करती है, जो कि 4 आर्य शर्तों के अलावा 4 आर्य सत्यों के अलावा अन्य नहीं है। दुख की सच्चाई, पीड़ा, चिंता, असंतोष, दुख की उत्पत्ति की सच्चाई और दुख की समाप्ति की सच्चाई और दुखों के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये 4 धर्म जो है सत्य बताए गए हैं बुद्ध के द्वारा, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे प्रश्न तो एक ही किया, लेकिन इसमें हमने 4 प्रश्न हमने ढूंढ लिए। पहला कि बुद्धचरित किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा। बुद्धचरित में क्या है, बुद्ध से संबंधित जितनी सारी बातें हैं, कथाएं हैं, वो सारी बुद्धचरित में लिखी गई हैं, ठीक। इसके बाद त्रिपिटक में क्या है, ये थेरवाद बौद्ध दर्शन की नींव रखी गई है इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा है क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं को हम 4 रूप में जानते हैं, दुख की सच्चाई, दुख की उत्पत्ति की सच्चाई, दुख की समाप्ति की सच्चाई और दुख के निरोध को ले जाने वाले मार्ग कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की अगर मूव करें, देखिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सांची में महान स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, बिंदुसार के द्वारा, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन के माध्यम से बनवाया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के माध्यम से। अब आइए से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न भी देख लेते हैं एक बार। देखिए सांची एक बौद्ध परिसर है। सांची क्या है, एक बौद्ध परिसर है। अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक, रायसेन जिले के सांची शहर में पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांची में विशाल स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह मूल रूप से बात किया जाए तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कमीशन किया गया था। इसका केंद्र बुद्ध के अवशेषों के ऊपर निर्मित एक साधारण गोलार्ध की ईंट की संरचना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो अशोक को अशोक महान के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य राजवंश का एक भारतीय सम्राट था
जिसने लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीपों में 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वह राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ से निकल के आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक ने प्राचीन एशिया में बुद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न हमारे निकलते हैं, 3 प्रश्न। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो सांची का स्तूप हमारा है भारत के राज्य मध्य प्रदेश में। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त। ठीक, ये इस तरीके से। और हमने क्या देखा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्नों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है तीसरा नंबर, गुजरात में है कौन सी झील है? ठीक है, पहली बात तो गुजरात में झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो ऐसी कौन सी झील थी? ठीक है, आपसे पूछा गया कि गुजरात में ऐसी कौन सी झील थी जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, ये आपको बताना है। सुदर्शन झील थी, पुष्कर झील थी, लोनार झील थी या लोकतक झील थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील क्या थी? देखिए, सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में एक ऐसी कृत्रिम झील है जिसको मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब इससे संबंधित यहाँ पे तथ्यों को बात करें, देखा जाए। देखिए, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों के शासनकाल के दौरान किया गया था। सुदर्शन झील क्या है? एक कृत्रिम जलाशय है। इसके बारे में हम साका शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों को रिकॉर्ड करने के लिए 2वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत में एक शिलालेख में जानते हैं। शिलालेख में उल्लेख है कि झील तटबंधों और जल चैनलों के साथ मौर्यों के शासन के दौरान एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा बनाया गया था। हालांकि एक भयानक तूफान ने तटबंधों को तोड़ दिया और झील में पानी बाहर निकल गया। रुद्रदामन, जो उस समय क्षेत्र में शासन कर रहे थे, ने दावा किया कि अपने संसाधनों का उपयोग कर अपनी प्रजा पर कोई कर लगाए बिना झील की मरम्मत की। किसने दावा किया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के शिलालेखों को 300 वर्ष बाद स्कंदगुप्त का अध्यादेश भी 455 से 456 ईस्वी में गुप्त राजा द्वारा किए गए पुनर्विचार के बारे में बताता है। तो इसमें हम यहाँ पे कोई भी प्रश्न यहाँ पे हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें से कोई सी भी प्रश्न की आने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक बार वापस हम देख लेते हैं कि गुजरात में कौन सी झील है? सुदर्शन झील है। पहली बात, सुदर्शन झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। ठीक, जिसे क्या है कि मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अब चौथा प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? आपको ध्यान रखना है, नहीं मिली थी। ठीक है, मिली थी पर ध्यान नहीं देना है। लास्ट वाले जो होते हैं यहाँ पे कई बार हमारा इन्हीं पर प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको सोना दिया गया है, तांबा, चांदी या फिर लोहा। ऐसी कौन सी धातु थी जो वहाँ पे नहीं मिली थी हड़प्पा सभ्यता में? तो लोहा नहीं मिला था, जबकि सोना, तांबा, चांदी ये सारी धातुएं मिली थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा तथ्यों को जान लेते हैं, की पॉइंट, की टर्म्स इसके बारे में। देखिए, हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा शहरों में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं का हिस्सा था जो पत्थर युग के ताम्र काल के बाद आयोजित किया गया था। ताम्र काल के दौरान तांबे का उपयोग पहली बार उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था। पहली चीज़ क्या है कि हड़प्पा शहरों में लोहों का उपयोग नहीं किया जाता था, पहली बात हो गई। और हड़प्पा शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। जो हड़प्पा शहर है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। दूसरा हमारा पहला की पॉइंट है, जो पत्थर युग के ताम्र काल के बाद आयोजित किया गया था। तो ताम्र काल के बाद क्या आता है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ताम्र काल के दौरान तांबे का उपयोग, ठीक है, तांबे का उपयोग किस काल में किया गया था? तो ये ताम्र काल में किया गया था। बर्तन बनाने में किया जाता था और वस्तु बनाने में किया जाता था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता जो है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चौथा प्रश्न हमारा है कि किस सिंधु घाटी का अगला नाम क्या है, या फिर दूसरे नाम से भी किस नाम से पुकारते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बात एक ही है के रूप में जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात संस्कृति है।
शहरी संस्कृति है। ठीक है, तो सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न हमारा इसी से बन जाता है। सभ्यता की परमाणु तिथियां 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होती हैं। हालांकि दक्षिणी साइटें बाद में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चली गई। सभ्यता की पहचान सर्वप्रथम 1921 में पंजाब के क्षेत्र हड़प्पा में और फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो में सिंधु नदी के क्षेत्र में नदी के पास हुई थी। दोनों साइट क्रमशः पाकिस्तान और पंजाब के सिंध प्रांतों में स्थित है। ठीक है, अब देख लीजिएगा मोहनजोदाड़ो क्या है, तो मोहनजोदाड़ो जो ये है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता कहाँ पे है इस समय? वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो पंजाब के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पंजाब और सिंध प्रांत जो कि कुछ पाकिस्तान में भी पड़ता है। मोहनजोदाड़ो जो है खंडहरों को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्योंकि आने की संभावना बनती है। पहला क्या है कि लोहे का उपयोग नहीं होता था। ठीक, दूसरी बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है कि ताम्रकाल में तांबे का उपयोग होता था। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी को ही हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न अगर हम बात करें तो ये इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ पर स्थित है? अगर वर्तमान समय में अगर लोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में, जबकि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है वो पंजाब और सिंध प्रांत में आती है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कि 1980 में इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में सारे आने की क्वेश्चन संभावना यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा चौथा भी प्रश्न भी हो गया। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। बताना है आपको कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, पहला प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है कि यह सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पहले भारत में पनपी थी। सिंधी में हड़प्पा का अर्थ दफन शहर है और यह सैकड़ों वर्गाकार मुहरों की खोज की गई थी। यहाँ पर सैकड़ों वर्गाकार मुहरों की खोज की गई थी। इसमें से बताना कि आपको कौन सा गलत कथन है। गलत कथन को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए बात करें इसके राइट आंसर की तो यहाँ सैकड़ों वर्गाकार मुहरों की खोज की गई, ये यहाँ पे गलत है। जबकि सही क्या है कि सिंधु घाटी के लोग जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? दूसरा कथन यहाँ पे देखा जाए कि सही कौन सा हमारा कथन है, तो दूसरा कथन भी सही है कि यहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पहले भारत में पनपी थी यह सभ्यता। और सिंधी में अगर देखा जाए तो हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? दफन शहर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इससे संबंधित यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए इसके आंसर पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि यहाँ सैकड़ों वर्गाकार मुहरों की खोज की गई थी, यह सही कथन नहीं है। सिंधु घाटी की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पहली सभ्यता है। पहला प्रश्न, सबसे पहली सभ्यता है। भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, हमने पढ़ ही लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे स्वीकृत अवधि अगर देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सभ्यता लगभग 4700 साल पहले समृद्ध हुई थी, जिसको हमने पहले ही देख लिया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोज स्थल है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें तो सिंधी में हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? दफन सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोगों ने घर बनाने के लिए जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया और आयताकार, वृत्ताकार और उन पर जानवरों के प्रतीक वाले बेलनाकार जैसे विभिन्न आकृतियों की मुहरें सिंधु घाटी स्थलों से मिली हैं। वहीं बात करें तो चौरस मुहरों का उपयोग का कोई सबूत नहीं था। ठीक है, तो चौरस जो मुहरें थे यहाँ पर कोई भी उपयोग इसका नहीं मिलता है। वे मुहरें बनाने के लिए स्टीटाइट पत्थरों का उपयोग करते थे। इसी के साथ में अगर हम इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, यानी जो इससे जुड़ी हुई संबंधित प्रश्न है या इन्फॉर्मेशन बन सकते हैं हमारे। पहला क्या है कि वे
वे बड़े काले स्लैब वाले नाली प्रणाली का उपयोग करते थे, ठीक है, नाली प्रणाली का उपयोग करते थे। दूसरा है कि चावल, गेहूं और जौ जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। वहीं बात किया जाए कि सिंधु घाटी स्थलों में जानवरों और पेड़ों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख महिला देवता देवी पृथ्वी थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली महिला देवता अगर बात किया जाए तो देवी पृथ्वी थी, और पुरुष देवता अगर बात किया जाए तो शिव यानी पशुपति महादेव थे। सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द सबसे पहले जॉन मार्शल ने गढ़ा था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए तो शब्द जो है सबसे पहले किसने गढ़ा था, तो जॉन मार्शल ने इसका गढ़ा था। जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में गिरावट आई, ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि चावल, गेहूं, जौ इसकी प्रमुख खाद्य फसलें थी। इसमें स्लैब वाली नाली प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। देवी पृथ्वी यानी औरत की प्रमुख महिला देवता अगर बात की जाए तो देवी पृथ्वी थी, और पुरुष देवता की बात किया जाए तो शिव थे, जिसे हम पशुपति महादेव के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द पहले किसने गढ़ा था, सबसे पहले किसने दिया है, तो ये दिया है जॉन मार्शल ने, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे पहले क्या देखा था कि 4700 वर्ष बाद थी, इसको हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ले लिया है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे एक बार पढ़ लिया हम उसको यहाँ पे बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं, छठवां प्रश्न हमारा। छठवां प्रश्न हमारा है कि नाथपंथी हिंदू धर्म में किस संप्रदाय की एक शाखा है। जो नाथपंथी है वो हिंदू धर्म में किस संप्रदाय की शाखा है, ये आपको बताना है। शैववाद, ब्राह्मणवाद, वैष्णववाद या उपरोक्त सभी, इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नाथपंथी हिंदू धर्म में किस संप्रदाय की धारा है, तो ये है शैववाद में, ठीक है। आइए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है कि नाथपंथी हिंदू धर्म के भीतर एक शैववादी उप परंपरा है। एक मध्यकालीन आंदोलन भारत में बौद्ध धर्म, शैववाद और योग परंपराओं से संयुक्त विचार है। नाथ भक्तों का एक संग्रह है जो आदिनाथ या शिव को अपना पहला स्वामी या गुरु मानते हैं, अतिरिक्त प्रभुओं की अलग अलग सूची के साथ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हम यहाँ पे करें तो नाथपंथी योगी गोरखनाथ, जिसके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं, ठीक है, अनुयायी। तो नाथपंथी योगी गोरखनाथ के अनुयायी है और एक पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय था, ठीक है। नाथपंथी क्या है, ये गोरखनाथ के अनुयायी है, ये उत्तर भारत में लोकप्रिय था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे जादुई शब्दों यानी मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न प्रकार की तपस्या और गुप्त संस्कारों को अपनाने की शक्ति में विश्वास करते थे। साथ साथ में मत्स्येंद्रनाथ शिव के शिष्य थे और बदले में उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को ज्ञान दिया था। बात करें तो उनके द्वारा बताए गए मार्ग को तंत्र कहा जाता था। नाथपंथियों के अनुयायी निचली जाति के हैं, वे जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा किए गए विशेषाधिकारों की निंदा करते हैं। और अगली इंफॉर्मेशन है कि गोरखनाथ द्वारा प्रचारित 12 शाखाओं वाले संप्रदायों को बाद में नाथ संप्रदाय के रूप में जाने जाना लगा, ठीक है। तो कितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पहली बात यहाँ पे प्रश्न आने की संभावना है, गोरखनाथ द्वारा जो 12 शाखाएं थी, ठीक है, उन्हें किस नाम से बाद में जाना गया, तो गोरखनाथ के द्वारा जो प्रचारित 12 शाखाएं थी उन्हें बाद में नाथ संप्रदाय के रूप में जाना गया। पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। नाथपंथी जो है ये क्या होते थे, ये गोरखनाथ के अनुयायी थे, ये योगी गोरखनाथ के अनुयायी थे, ये उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। दूसरा प्रश्न हमारा हो गया, ठीक। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि नाथपंथी जो है वो हिंदू धर्म के भीतर एक शैववादी उप परंपरा है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने पहला प्रश्न क्या देखा था, तो प्रश्न हमने देखा था कि नाथपंथी हिंदू धर्म में किस संप्रदाय की एक शाखा है, तो नाथपंथी जो है वो हिंदू धर्म में शैववाद की एक शाखा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो 6 प्रश्न हमारा हो गया, छठा नंबर। 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए जो है आपके एक कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कथन जो है सही व्याख्या करता है, नहीं कैसा करता है, कथन सही है या फिर कारण गलत है, ठीक। कथन क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तर भारत के सभी राज्यों में मगध सबसे बड़ा, शक्तिशाली और समृद्ध उभरा था। फिर से देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में देखा जाए तो उत्तर भारत के सभी राज्यों में से
मगध सबसे शक्तिशाली था और समृद्ध बनकर उभरा था। ये कथन सही है या फिर नहीं? गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों के बीच के हिस्सों में जो है मगध की सामरिक स्थिति का एक महान लाभ थी। एक बार फिर देखिएगा, गंगा घाटी के जो ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से हैं, इनके बीच मगध की सामरिक स्थिति एक महान लाभ थी। सामरिक स्थिति एक महान लाभ थी। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर देखिए, द स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ द मगध बिटवीन द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली वॉज अ ग्रेट एडवांटेज। मतलब कि जो पोजीशन थी किसकी? मगध की। कहाँ पे? गंगा के ऊपर और नीचे पार्ट के बीचों बीच में जो स्थिति थी वो मगध को एक शक्तिशाली या फिर कहा गया एडवांटेज, मतलब उसके लिए लाभकारी थी, ठीक है, उसकी स्थिति। तो आइए इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा आंसर इसका जो है हमारा सही होगा। देखिए, ए जो है और बी, ये दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। कथन और कारण सही, दोनों सही हैं, और कथन जो है, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, इससे संबंधित कुछ तथ्यों को। देखिए, बात करें तो उत्तर भारत के सभी राज्यों में से मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध उभरा था, अतः अभिकथन एक सही है, ठीक। और दूसरा क्या है कि उत्तर भारत में राजनीति गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। जो उत्तर भारत था यह राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, कौन? मगध, ठीक। मगध को कुछ भौगोलिक और सामरिक लाभों के साथ प्रकृति द्वारा जो है संपन्न किया गया था। इससे शाही महानता का उदय हुआ। गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों के बीच उनकी रणनीतिक स्थिति एक महान लाभ थी, ठीक है, क्योंकि इससे खेती भी होती थी, खेती में पैदावार होता था, ठीक है, खेती सिंचाई के लिए जल मिल जाता था, आवाजाही में जो है सरलता होती थी, ठीक है, नाव के माध्यम से बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को भी हम ढो सकते थे। तो इससे क्या होता था, जब माल बढ़ता था तो राजस्व बढ़ता था, राज्य की आमदनी बढ़ती थी, जिससे एक महान जो है राज्य के रूप में उभर के आया है। अतः कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसकी मिट्टी जो है उपजाऊ थी। राजगीर के पास की पहाड़ियों में लौह अयस्क और गया के पास तांबे और लोहे के भंडार ने अपनी प्राकृतिक संपत्ति को जोड़ा। उन दिनों के व्यापार के राजमार्गों के केंद्र में उसका स्थान उसके धन में योगदान देता था। राजगृह मगध की राजधानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजगृह किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध की समृद्धि और चरम स्तर पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो चरम स्तर पर किसके पहुंची थी, किसके काल में? तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे मेन जो देखें, यहाँ पे एक ही प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। ये प्रश्न आने की संभावना बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न और देख लिया है। आइए हम यहाँ पे अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर है कि बीजक की रचना निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने की थी? कबीर, ठीक है। आपको ये काफ़ी आसान सा आंसर है, लेकिन इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रश्नों की, तो संत कबीर दास को उत्तरी भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का सबसे प्रभावशाली और सबसे उल्लेखनीय कवि माना जाता है। कई संतों ने हमारे देश को आशीर्वाद दिया है कि कबीर दास एक प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि हैं और सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने के लिए प्रमुख श्रेय के पात्र हैं। एक की पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे की पॉइंट क्या हमारे बनते हैं। देखिए, पहला क्या है कि जो कबीर पंथी हैं वो विनम्र पृष्ठभूमि के तपस्वियों और आम गृहस्थों का एक मिश्रित समुदाय है जो कबीर के उत्साही अनुयायी थे, और उन्होंने दस्तावेजीकरण के लिए उनके कार्यों को एकत्र किया। पंथ की दृश्यता के कारण 20वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी लोगों के लिए जाना जाने वाला कबीर संग्रह बीजक था, ठीक है। जो कबीर का संग्रह क्या था? बीजक था। शब्द बीजक का अर्थ क्या है? शब्द बीजक का अर्थ है एक मानव विज्ञान या मार्गदर्शन का संकलन, ठीक है। बीजक का अर्थ यहाँ पे हम देखें तो मानव विज्ञान या फिर मार्गदर्शन का संकलन। हालांकि ये आने की संभावना तो नहीं, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। बीजक में रमणी शब्द और सखी
नामक 3 मुख्य खंड शामिल हैं। कौन कौन से? रमणी, शब्द और सखी। और एक चौथा खंड जिसमें विविध लोक संघ रूप है। कबीर के शब्द मुख्य रूप से 2 साहित्यिक विधाओं में से थे, रमणी और लोकगीत के रूपों के अलावा तुकबंदी वाले दोहे, दोहा, सखी, देखिए हम साखी भी कहते हैं, या श्लोक के रूप में जाने जाते हैं। गीत, कविताएं, शब्द, शब्द, पद या फिर भजन। गीत की कविताएं जिन्हें आमतौर पर भजनों के रूप में जाना जाता है, माप में भिन्न होती हैं और आमतौर पर लंबाई में 6 से 18 पंक्तियां होती हैं, जबकि दोहे 4 अर्धरेखाओं से युक्त होते हैं। कबीर के बीजक में कैसे के बारे में एक व्यवहारिक टिप्पणी करता है, जबकि अन्य भक्ति कवि जैसे कि मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास अपनी अधिकांश कविताओं को भगवान को संबोधित करते हैं। कबीर अपने शब्दों को सीधे हमें संबोधित करते हैं। यह वक्रपटुता की कला को जन्म देता है। लोगों को संलग्न करने, प्रभावित करने और जागृत करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। कबीर के छंद क्रियाओं और कर्म करने के लिए कहता है। विस्तारित रूप को और सम्मोहक तर्कों, संवादों, एकालापों में बंधे हुए हैं। देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया, आप लोगों का बोरिंग भी बीच बीच में हो रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में हमारे तो आने वाला है नहीं। देखिए क्या होता है कि जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, एडिशनल प्रश्न हैं, साथ ही साथ में की पॉइंट को हम देख लेते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें जो है बड़े आसानी से हम यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। समझ पाने के साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है कि हाँ यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है। तो पढ़ने का सही तरीका अगर माना जाए तो यही होता है। एग्ज़ाम डेट आपके पास आ हो चुकी है, लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ पे सारी जो है सारे प्रश्नों को हम एक 1 बाय 1 करके हुए देखेंगे और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो हमारा छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रश्न मुझे नहीं दिखता कि जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। थोड़ा सा बीजक शब्द का अर्थ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मानव विज्ञान और मार्गदर्शन का लोकन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। जबकि हमारा जो मेन प्रश्न हमारा था, मेन प्रश्न हमारा क्या था कि बीजक की रचना किसने की थी, तो कबीर ने किया था। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जिले से कुषाण शासक विम कटफिसेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक जो है विम कटफिसेस के सिक्के किस कुषाण शासक के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में। ठीक है, कौन सा जिला आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो विदिशा जिला है जिसमें क्या है, कटफिसेस नामक सिक्के प्राप्त हुए हैं। आइए इससे संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुषाण वंश पहली शताब्दी 375 ईस्वी में इसका ये समयकाल है। कुषाणों की उत्पत्ति चीन के पश्चिमी भाग से हुई और शकों को विस्थापित करके भारत में प्रवेश किया। वे शकों के खिलाफ आंशिक रूप से सफल रहे, लेकिन उन्होंने भारत यूनानियों को भारत में पूरी तरह से हटा दिया। मध्य प्रदेश में शकों, जो कि उज्जैन में है, या भूर्शिव यानी पद्मावती के खिलाफ निरंतर संघर्ष के संदर्भ में कुषाण की उपस्थिति देखी जा सकती है। विदिशा की बात करें तो विदिशा जो है वो जिले के कुषाण शासक विम कटफिसेस के सिक्के मिले हैं, अतः विकल्प 1 सही है। ठीक है, शहडोल और हरदा से कनिष्क और होविष्क के सिक्के मिले हैं। कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के तेवर यानी जबलपुर में खोजे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कुषाण राजा के जो सिक्के हैं, वासुदेव के सिक्के तेवर जो है ये जबलपुर में खोजे गए हैं। वशिष्ठ के कुषाण शासक के दौरान मधुकर ने भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति का निर्माण करवाया था। ये भेड़ा घाट जो जबलपुर में पड़ता है, बुद्ध के 2 शिलालेख कुषाण को समकालीन बरामद किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर देंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वीमा कटफिसेस क्या होता है। तो वीमा कटफिसेस बेसिकली अफगानिस्तान के रबातक में मिले शिलालेख में उल्लेख है। वह विम ताख्तू का पुत्र और कनिष्क का पिता था।
उन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। वह एक शिव भक्त थे, जैसा कि उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में स्पष्ट रूप से दिखता भी है। और इस युग से प्राप्त रोमन सोने और सिक्के की एक बड़ी संख्या में उस समय भारत की समृद्धि और रोमनों के साथ बढ़ते हुए व्यवहार को भी दर्शाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो अफगानिस्तान के रबाता हम यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा। आइए देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर है वो कहाँ पर मिले थे। गुलबर्ग में, हम्पी में, बीदर में या फिर राखीगढ़ी में। ठीक है, तो हम्पी में मिले थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले थे, हम्पी में मिले थे। आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। हम्पी के खंडहर की बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि विजयनगर की संस्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने, हरिहर और बुक्का नामक, 1336 में। ठीक, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। हम्पी के खंडहरों को 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर और पुरातात्विक द्वारा प्रकाश में लाया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कर्मचारी ने इस स्थल का पहला सर्वेक्षण नक्शा तैयार किया। उन्हें प्राप्त हुई अधिकांश प्रारंभिक जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंप देवी के मंदिर पुजारियों की यादों पर आधारित थी। इसके बाद 1856 से फोटोग्राफरों ने स्मारकों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे विद्वानों को उनका अध्ययन करने में मदद मिली। 1836 की शुरुआत में ही पुरालेखविदों ने इस और हम्पी के अन्य मंदिरों पर पाए गए दर्जन शिलालेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके ने की थी, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। तो हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रश्न हमारा जो बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न बन जाता है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे देखा जाए तो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में इस साम्राज्य का जो है नष्ट कर दिया गया था। तो ये दो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके साथ ही में एक बार हम वापस से देख लेते हैं क्या था हमारा प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं, तो हम्पी में मिले हैं। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है, पोरबंदर है। ठीक है, तो आपको पता भी होगा। इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तथ्य भी हैं और तथ्यों को देखना बहुत ज़रूरी है। आइए, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल फॉर्म था। देखिए, उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो आज भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। अतः विकल्प 3 सही है। बात किया जाए जनवरी 1915 में ब्रिटिश नियंत्रित भारत लौटने पर गांधी ने कुशल वकील और शांतिपूर्ण विरोध के लिए समर्पित एक सामुदायिक आयोजक दोनों के कौशल हासिल कर लिए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 तक रहे थे। उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा, यानी सत्य से आग्रह। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर तैयार होता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर किस महान व्यक्तित्व के जो है पूछ लिया जाएगा कि किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी का शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक, 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को भारत के विकास और प्रवासी भारतीय समुदायों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राजकोट, यह पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक शहर है। सेंट्रल जुबली गार्डन में जो है
लैग लाइब्रेरी जिसे गुजराती साहित्य और वाटसन संग्रहालय है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का दस्तावेजीकरण करने वाली पेंटिंग और कलाकृतियाँ हैं। काबा गांधी नो डोलो, एक बार फिर से देखिए, काबा गांधी नो डोलो, वह घर जहां महात्मा गांधी ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा बताया था। भारतीय नेता और उसके समान तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही में अगर बात किया जाए तो पोरबंदर क्या है, तो पोरबंदर से संबंधित यहाँ पे प्रश्न अगर बात किया जाए तो यह भारत के गुजरात का राज्य है। यह भारत के गुजरात राज्य का एक शहर है जो शायद महात्मा गांधी और सुदामा के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोरबंदर जिले, क्योंकि यहाँ पे लिखित रूप में नहीं मनाया गया है तो इसलिए यहाँ पे शायद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र है और यह पोरबंदर रियासत का पूर्व राजधानी थी। अहमदाबाद की अगर बात किया जाए, देखिए अहमदाबाद की अगर हम बात यहाँ पे करें तो अहमदाबाद क्या है, यह है पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यहीं साथ ही साथ में साबरमती नदी इसके केंद्र से होकर गुजरती है। पश्चिमी तट पर साबरमती में गांधी आश्रम है जो आध्यात्मिक नेता के रहने के क्वार्टर और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। नदी के उस पार कोलियो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, जो कभी एक कपड़ा व्यापारी की हवेली थी, जो प्राचीन आधुनिक कपड़ों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। गांधीनगर की यह पश्चिमी भारतीय राज्य का गुजरात का एक नियोजित शहर है। अक्षरधाम एक विशाल हिंदू मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम एक विशाल हिंदू मंदिर है जिसमें अलंकृत नक्काशी और तराशे हुए स्तंभ है। साथ ही इसके विशाल बगीचों में एक वाटर शो भी है। और दांडी कुटीर संग्रहालय, गुजरात में पैदा हुए नेता महात्मा गांधी के जीवन का पता लगता है दांडी कुटीर संग्रहालय से। दक्षिण में साबरमती नदी के किनारे इंड्रोडा नेचर पार्क में एक चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। साथ ही साथ में एक डायनासोर और जीवाश्म पार्क भी यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पे बात किया जाए तो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है कि दांडी कुटीर संग्रहालय जो है वो गुजरात में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। पोरबंदर गांधी का जन्म स्थान है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पूछा जाए तो पोरबंदर आप बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरीके से हमारा इसमें 5-6 से क्वेश्चन हम यहाँ पे बड़े आसानी से देख सकते हैं।